नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और आपका आज का जो टॉपिक है वो है विवेक सिंह सर जो है उनके इकोनॉमी के 550 जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हम थोड़ा ध्यान देंगे कि ताकि हम उनके इसके जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकें। तो हम थोड़ा स्लो एंड स्टेडीली कर रहे हैं, काफ़ी लोग स्पीड में भी कर रहे हैं, तो जैसा आपको पसंद हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप साथ में अगर इसके स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हैं तो अगर ये क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप यहीं भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली समझ सकते हैं। इसको उसको हम इतना डिटेल में तो कर ही रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी, 60 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज 61 से स्टार्ट करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड्स द वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सही बात है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन द वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वो भी सही बात है। ये रेपो रेट के ऊपर ही इतनी रेपो रेट होती है, जैसे कि अभी एमपीसी ने 6.5% रखी है रेपो रेट, तो ये उसके बेसिस पे ही इसको क्या है इंटरेस्ट पे करना होता है। और इट इज़ टू मीट द टेम्परेरी मिसमैच ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो वेज एंड मीन्स जो एडवांसेज है वो बेसिकली टेम्परेरी मिसमैच जो होता है सरकार का, उसको पे करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेज ही है। तो ये वन और ये सारे इसके ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नहीं है। मान लो जैसे अभी सरकार का घाटा 17 लाख करोड़ है, 17 लाख करोड़ है, तो उसमें अगर सरकार ने ऑलरेडी क्या है उस पे उसके नाम पे बॉन्ड निकाल दिए, वो सब निकाल दिए और उसने अपनी जो है डेफिसिट जो है फाइनेंस कर ली, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसको अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसके जो फाइनेंस में है वो मिसमैच हुआ है। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या है, ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है ये ले सकता है बैंकों से जो सरकार, और ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही ले सकते हैं। वैसे कैश मैनेजमेंट 90 डेज के लिए होता है। वेज एंड मीन्स कैश मैनेजमेंट बिल भी वो सेम ही होता है, लेकिन जो वेज एंड मीन्स एडवांसेज है वो नॉन ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है और ये कैश मैनेजमेंट बिल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में। ये भी शॉर्ट टर्म जो है लोन है, 90 डेज के लिए ही होता है और ट्रेजरी बिल 90 एक साल से कम के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इट इज़ यूज टू फंड गवर्नमेंट्स डेफिसिट। तो अभी मैंने बताया था कि गलत बात है। इट इज़ अ ट्रेडेबल सिक्योरिटी, तो ये भी ट्रेडेबल भी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये ट्रेडेबल सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, वो कैश मैनेजमेंट बिल है, ट्रेजरी बिल है। लेकिन वेज एंड मीन्स एडवांसेस सिर्फ फंड को मिसमैच के लिए ही होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है इकोनॉमी में तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे उसमें, उसके लिए क्या सही है। बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज, तो हम बताएंगे कैसे होगा, ये सही बात है। बॉन्ड होल्डर विल लूज, ये भी सही बात है, कैसे होगा। द यील्ड ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज, वो भी सही बात है। तीनों ही सही है, पर कैसे है वो हम बताते हैं। मान लो जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या है साथ में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ गया मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है तो उसको मार्केट से पैसा कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई करेगी कि आरबीआई क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो लोग मार्केट से पैसा बैंकों में डालेंगे, मार्केट से पैसा कहाँ डालेंगे, बैंकों में, ताकि इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा। हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। बॉन्ड का प्राइस क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पे पैसा लगाने वाले कम लोग होंगे, वो सीधा सेफली कहाँ बैंक में पैसा जमा कराएंगे क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है बजाय कि बॉन्ड पे। बॉन्ड पे कम पैसा मिलेगा, कम लोग लेने वाले होंगे तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। मान लो 100 रुपये का बॉन्ड बॉन्ड है तो अब उसका प्राइस गिरेगा क्योंकि लेने वाले कम है, तो अब सरकार चाहेगी कि वो 96 पे ही ले ले, लेकिन ले ले कोई बॉन्ड ले ले, या जो बॉन्ड होल्डर ऑलरेडी है, जिस जैसे मान लो मैंने बॉन्ड ले लिया तो मेरे पास 100 का है, अब मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही वाला है, तो मैं मेरे 100 रुपये पे कोई बॉन्ड नहीं लेगा और आने वाले टाइम में और कम होने वाला है, तो मैं पैसे लूज करूंगा। पैसे लूज करूंगा तो मैं अभी ही किसी को 96 पे बेच दूंगा, तो उसको ऐसे एज ए डिस्काउंटेड लगेगा कि 100 का बॉन्ड है और उसको 96 में बेच दिया तो उसको डिस्काउंट में मिलेगा। तो क्यों, तो क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो गया। बॉन्ड होल्डर विल लीज लूज। अब मैं बॉन्ड होल्डर हूँ, मैंने 100 रुपये का लिया था बॉन्ड, लेकिन अब मैं लूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी से बेच के अपने और पैसे ना लूज करके सीधा जो है बैंक में पैसा जमा कराऊँ और वहाँ से इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाऊँ। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी बॉन्ड है तो मैं लूज करूँगा। और अगर कोई खरीदने वाला है जो सरकार से भी खरीदा है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा बैंकों में जाएगा तो लोग बॉन्ड पे कम पैसा खर्च करेंगे, उससे क्या है बॉन्ड का प्राइस गिरेगा और द यील्ड ऑन द बॉन्ड विल इंक्रीज। हाँ, यील्ड कैसे बढ़ेगी, अब जब मैंने ऑलरेडी ही जो 100 का बॉन्ड है उसको नॉर्मली अगर मुझे डिस्काउंट मिलता सरकार की तरफ से तो वो ऐसे मिलता कि 98 पे मिल जाता,
लेकिन अब मुझे 96 पे ही किसी ने दे दिया, तो मेरा यील्ड क्या है, यील्ड जो गैप है, प्रॉफिट का गैप है, वो ज़्यादा हो गया, तो वो भी मेरा बढ़ गया। तो ये आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है एक चीज़, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है मार्केट में तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, और बॉन्ड होल्डर जो ऑलरेडी बॉन्ड होल्डर है वो लूज करेंगे, और बॉन्ड की यील्ड क्या है, इंक्रीज होगी। तो ये तीनों चीज़ें सही है। और इसमें जो, अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिर रही है, तो उसमें क्या है, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बॉन्ड पे फिर पैसा लगाएंगे, उससे बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, कंपेटिटिवनेस होगी, तो बॉन्ड का प्राइस, अब ज़्यादा लोग खरीदने वाले, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो जिसने 100 का लेके रखा है वो ट्राई करेगा कि वो 101 102 पे बेच दे इसको, तो और डिमांड बढ़ेगी, इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, बॉन्ड होल्डर फिर लूज नहीं करेगा अगर इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि उसको अपने बॉन्ड का प्राइस सही मिल रहा है। अगर मेरे पास ऑलरेडी प्राइस है तो मेरे को अच्छा प्राइस, अगर मैं अभी बेचूंगा तो मुझे अच्छे प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। फिर बॉन्ड यील्ड कम होगी, बॉन्ड यील्ड कम होगी, क्योंकि अगर मैंने अभी ये 100 वाला जो बॉन्ड है वो ऑलरेडी 101 पे लिया है, तो मेरी यील्ड कम हो जाएगी ना। अब कौन मेरे को प्राइस से ज़्यादा पे कौन बेचेगा, खरीदेगा मुझसे? ऑब्वियसली बात है, वो जो यील्ड है, वो प्रॉफिट मार्जिन है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके समझा दिए। अब जब इंटरेस्ट रेट हाई है, सॉरी, और जब इंटरेस्ट रेट कम है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे अब। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 64, कि विच ऑफ द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सेक जो है, इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तीन में से किस किस चीज़ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्राइस पे फर्क पड़ता है? तो रेपो रेट से भी पड़ता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, और अभी हमने ऊपर वाला देखा कि इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड प्राइस पे, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक टाइप का बॉन्ड ही है, वो उस पर कितना फर्क पड़ता है बॉन्ड प्राइस पे। तो रेपो रेट, वही रेपो रेट इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है, और इंटरेस्ट रेट फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड के प्राइस को इफेक्ट करेगा। फिर यूएस फेडरल बैंक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो जितने भी एफपीआई है या एफआईआई है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फाइनेंस फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो पैसा यहाँ से निकाल के यूएस में जमा करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा हाई रिटर्न मिलेंगे उनको, तो वो भी चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉन्ड के खरीदने वाले कम हो जाएंगे, फिर से वही सेम बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा, बॉन्ड होल्डर लूज करेगा, और बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, और लिक्विडिटी इन द मार्केट, लिक्विडिटी क्या पे भी, मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, उससे क्या हो जाएगा कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसकिससे, अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट में, लिक्विडिटी ज़्यादा है तो क्या है, क्या हो जाएगा कि मार्केट, अभी हमने बोला कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो उससे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट रेज करता है, इंटरेस्ट रेज करता है, तो वही ये सर्कल है पूरा उस, तो वो हमेशा ही बॉन्ड के प्राइस को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका इसका आंसर क्या था, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर, तो लीगल टेंडर का क्या मीनिंग है, वो कौन सा? द मनी विच इज टेंडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिफरेक, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ। द मनी विच इज ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट, तो ये अंडर कंपल्शन होता है कि लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करना होता है। मान लो मैं किसी मैंने किसी से कोई सामान ले लिया है, या कोई किसी की सर्विसेज यूज़ कर ली है, कि मैं बैंक में होटल में स्टे कर लिया है, अब मुझे पैसे जो है उनके चुकाने, तो अब दे आर बैंक, होटल जो भी मैनेजमेंट है, वो अब अंडर कंपल्शन है कि अब जो भी मैं लीगल टेंडर है यहाँ का मनी, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है, जो लीगल टेंडर है, अब जैसे 2000 का अब लीगल टेंडर नहीं है, वो हट गया लीगल टेंडर, पहले 500 और 1000 वाले नोट वो 2016 में लीगल टेंडर से हटा दिए थे, तो वो अब लीगल टेंडर, वो डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी लीगल टेंडर है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये सही बात, एक्सेप्ट उनको करना ही पड़ेगा, तो ये सही बात है, इसका आंसर भी है। कंसिडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, करेंसी एंड कॉइन्स आर फाइट मनी, फाइट मनी मतलब ऑर्डर, जो कि सरकार के एक ऑर्डर के थ्रू, मतलब करेंसी फाइट मनी है, तो ये सही बात है। करेंसी डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बट कॉइन्स हैव, तो नहीं, कॉइन की भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कि अगर कॉइन पिघलाया जाएगा और उसको कुछ और उसको ऐसे वैसे बेच दिया जाएगा, तो उसकी उसको सेम वैल्यू नहीं मिलेगी जो उसको उस पर लिखी होती है। करेंसीज एंड कॉइन आर लीगल टेंडर, तो ये सही बात है। फिर करेंसी नोट्स आर गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी सही बात है, तो इसका आंसर भी 1 3 4 है, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, ऑल करेंसीज इन सर्कुलेशन इज लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, तो नहीं, आरबीआई की लाइबिलिटी कौन सी है, जो आरबीआई रिलीज करता है, बाकी जैसे कॉइन है वो कौन मिंट करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करती है, और 1 रुपी जो होता है, 1 रुपी का जो
क्या होता है, कागज़ का जो होता है ना 1 रुपी, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू जो है उसका उसके लिए लाइबल होता है, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो लाइबल होती है। तो लाइबिलिटी वो कॉइन की और 1 रुपी जो कागज़ वाला है वो उसके लिए लाइबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, बाकी की किसकी है, आरबीआई की है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। ऑल करेंसी इन सर्कुलेशन इज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो करेंसी इन सर्कुलेशन ये समझना जरूरी है। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या है, वो होती है जो लोगों करेंसी जो पब्लिक के पास है और करेंसी जो बैंक में है, प्लस जो करेंसी बैंक में है, तो वो है करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, करेंसी इन विद पब्लिक और करेंसी इन बैंक, तो वो करेंसी इन सर्कुलेशन होती है। लेकिन जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई सिर्फ वो पैसा है जो पब्लिक के पास है, करेंसी जो पब्लिक के पास है। तो मनी सप्लाई हो गया करेंसी विद पब्लिक, और जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसमें बैंक वाला पैसा भी इंक्लूडेड होता है। तो ये भी दूसरा भी गलत है यहाँ पे, क्योंकि मनी सप्लाई जो करेंसी इन सर्कुलेशन, सारा करेंसी जो सर्कुलेशन में है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। सिर्फ जो पब्लिक के पास पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट होता है। और पहला भी कि आरबीआई की लाइबिलिटी, सारी जो करेंसी सर्कुलेशन में वो आरबीआई की लाइबिलिटी नहीं है। कॉइन और जो 1 रुपी का जो रुपी है जो कागज वाला, वो नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी है। नोट्स एंड कॉइन्स आर सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी ओनली थ्रू आरबीआई। तो ये सही बात है, चाहे कॉइन है चाहे नोट है, सर्कुलर वो आरबीआई के थ्रू ही होते हैं, चाहे वो लाइबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो, चाहे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करती हो, फिर भी। तो हमारे पास इसका क्या आंसर हो जाएगा, सिर्फ ओनली 3। तो हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो ये क्या है, आरबीआई को किसको है, वैसे देख लेते हैं, इसमें 68 का सी आंसर है। तो कौन से इसके थ्रू है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 में सेंट्रल बैंक सोल राइट टू इशू करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी इन सर्कुलेशन इन इंडिया। तो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स, सही बात है। फिर कॉइन आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ये भी सही बात है। अभी हमने पढ़ा कि मिंट इसको सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, सर्कुलेट ओनली आरबीआई करेगी, वो राइट उसका ही है, उसको इस गवर्नमेंट ने राइट दिया है। कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू डिनोमिनेशन ऑफ 1000 एज पर कॉइनेज एक्ट। तो ये भी सही बात है, फैक्चुअल बात है कि 1000 तक के कॉइन बनाए जा सकते हैं। ये कॉइनेज एक्ट जो है 1906 का, उसके थ्रू ये बात लिखी गई है। तो ये तीनों ही सही बात है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ द करेंसी इज बीइंग इशूड देन हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, कि कितने कितने के नोट रहने चाहिए, वो किसका राइट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। कैसे है, एज पर द सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई हैज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट टू बी इशूड इन द कंट्री। तो जैसे 2000 का उस टाइम, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, लेकिन रिकमेंडेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है। तो वो रिकमेंडेशन मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पावर उसके पास है। लेकिन आरबीआई का जो एक्ट है 1934, उसका सेक्शन 24, इसके अंडर ये सब चीज़ें लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हु इज द फाइनल अथॉरिटी अप्रूविंग द डिज़ाइन फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ द बैंक। तो ये भी वही सेम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, डिज़ाइन हो, इसका डिनोमिनेशन हो आरबीआई का, वो ये सेक्शन 25 के अंडर ये लिखा हुआ है डिज़ाइन के बारे में, 24 के अंडर में डिनोमिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है, अथॉरिटी है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो 2008 8 नवंबर 2016 में जो डिक्लेयर किया था कि जो एग्जिस्टिंग तब के जो नोट थे 500 का और 1000 का, विल नॉट बी लीगल टेंडर, दिस डन अंडर द किस एक्ट के अंडर किया था ये, आरबीआई एक्ट के अंडर, एक्ट 1994 के अंडर इनको लीगल टेंडर से हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि आरबीआई टारगेट्स द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन की एक्सपेक्टेड जीडीपी रियल ग्रोथ और नॉर्मल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऑब्वियसली कि जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई किस बेसिस पे टारगेट करती है, कि जीडीपी की ग्रोथ क्या एक्सपेक्टेड है उस बेसिस पे, और नॉर्मल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। अब अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई जो है आरबीआई क्या है, कम करेगा। आरबीआई क्या है, मनी सप्लाई कम करेगा। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्फ्लेशन कम है तो अब आरबीआई जो है मनी सप्लाई बढ़ाएगा, ताकि लोग ज़्यादा सर्कुलेट करें मनी, उसको खर्च करें, उससे क्या है, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई।
तो एज पर द आरबीआई एक्ट, आरबीआई इज बाउंड टू अंडरटेक द रिसीट एंड पेमेंट एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सही बात है। एज पर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई इज ऑब्लाइज टू एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही सही बात है कि भाई वो आरबीआई एक्ट के थ्रू ऑब्लाइज है। ऐसे तो आरबीआई सरकार का ही पार्ट, सरकार की ही एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऐसा तो है नहीं कि सरकार से कोई बड़ी है, तो जो सरकार बोलेगी वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो एज अ बैंकर भी स्टेट बैंक का वो जो है आरबीआई होता है, और आरबीआई जो है बाउंड टू अंडरटेक रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ अदर बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी वो उसको करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही इसके आंसर सही है। नेक्स्ट क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई। एजेंसी बैंक, आरबीआई एक्ट 1934 अलाउज आरबीआई टू अपॉइंट एजेंसी बैंक। तो ये सही बात है। पहले कुछ प्राइवेट चुनिंदा और कुछ सरकारी जो है होते थे। तो शेड्यूल पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्ट एज एजेंसी बैंक। ये भी सही। ओनली दोज प्राइवेट बैंक विच आर ऑफ सर्टेन साइज आर अलाउड एक्ट एज अ एजेंसी बैंक। पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है 75 का बी है कि आरबीआई कैरीज आउट जनरल बैंकिंग बिजनेस of the governments through its own offices and commercial banks, both public and private, appoint as the agents or agency banks. Section 45 जो है आरबीआई का 1934 provide for the appointment of scheduled commercial bank as the agent at all places or at any place in India. ये नेटवर्क comprising of government banking division of RBI, जिसमें आरबीआई की बैंकिंग डिवीजन होगी वैसा बैंक होगा। वो एजेंट क्या है, जो है जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन है वो करवाएगा, वो है इसका इससे रिलेटेड। तो ये सेक्शन 45 में आरबीआई एक्ट 1934 में ये सब लिखा हुआ है कि एजेंट किन किन को वो बना सकता है। तो इसके जो ऑप्शन थे, इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो 1 एंड 2 है। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट थी, क्या थी थर्ड स्टेटमेंट हमने जो यहाँ पढ़ी थी कि ओनली, ऐसे तो ओनली वाला ऑप्शन आपको वैसे भी ज़्यादातर चांसेस ये कि गलत होगा। ओनली दोज प्राइवेट बैंक, तो इसमें साइज को ज़्यादा जो है मैटर नहीं करता है। आरबीआई ने जिसको रख लिया तो उसको रख लिया, उसमें साइज़ का ज़्यादा इशू नहीं है। फिर है कि ये तो यहाँ से आगे क्या है, बैंकर्स ऑफ लास्ट लेंडर रिजॉर्ट, लैंड क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है आरबीआई, बैंकर ऑफ बैंक, ये सब के बारे में क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल से ऐसे हैं, ज़्यादा इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिंग एज ए बैंकर ऑफ बैंक। तो एनेबलिंग बैंक्स टू मेंटेन देयर अकाउंट विद आरबीआई फॉर स्टेटरी रिक्वायरमेंट हुई, एसएलआर सीआरआर उसको रखना पड़ता है, तो आरबीआई की पावर है बैंकर ऑफ बैंक इसीलिए। एनेबलिंग सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड, बैंकों से एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए ट्रांसफर करना है तो उसको फैसिलिटेट करता है ट्रांस जो फंड्स है। आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस ऑन टू बैंक्स, वही रेपो रेट इसलिए ही है कि आरबीआई पैसा लेंड करता है किसको, बैंकों को सॉरी, और एक्टिंग एज अ लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो वो भी ये दो चारों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो वो इट इज डन टू प्रोवाइड प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, और आरबीआई डज इट ओनली इफ ट्रबल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज एग्जॉस्टेड ऑल इट्स रिसोर्सेज it can obtain from market of RBI's regular liquidity facility LAF और MSF और to ensure financial stability in the economy। तो ये सब चीज़ों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता ही है। 77 तो इसका डी आंसर है, सारे ही सही है कि भाई आरबीआई ऐसे, मतलब ऐसे नहीं बैंक की कभी भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, ओनली तब जब उसकी कोई उसको फंड की मिसमैच हो रही है, वो फंड मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो आरबीआई उसकी हेल्प आके करेगा। और आरबीआई भी उसकी हेल्प तभी करेगा अगर वो सॉल्वेंट बैंक है। ऐसा नहीं कि बैंकक्रप्ट हो गया, सॉल्वेंट जो बैंक है उनकी ही हेल्प करता है, बैंकक्रप्ट की हेल्प नहीं करेगा उनको, फिर उनकी जो है एक्टिविटी को शट डाउन करता है वो एकदम से ही, बिल्कुल जैसे जो था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था उसको बंद कर दिया था, एक दो और बैंक को जो भी प्रॉब्लम में आए उनको वैसे ही उसने शट डाउन किया है। उसको ऐसे पैसे दे के हेल्प नहीं करता। ओनली जो सॉल्वेंट बैंक है जिनके पास है ऐसा चार्ज, उनकी जो शीट है, बैलेंस शीट है, वो इतनी पावरफुल है कि आने वाले कुछ सालों तक के लिए वो जो है अपनी ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं, अपने लोन्स है बाकी सब चीज़ें वो पे कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वही बता रहा था मैं कि ये इस क्वेश्चन ही बार बार यहाँ रिपीट किया हुआ। इट इज़ टू प्रोवाइड इंसॉल्वेंट बैंक, अभी बताया मैंने, तो इंसॉल्वेंट बैंक को नहीं प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ सॉल्वेंट बैंक के लिए है, इंसॉल्वेंट के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि जो जिसने ऐसे फ्रॉड किया हुआ है बैंक में या ऐसे इधर उधर हर कोई लोन दिया है कि जिसकी कोई चेकिंग नहीं है, तो वो उन लोगों को आरबीआई नहीं बताता है। आरबीआई प्रोवाइड्स फंड फॉर लॉन्ग पीरियड, और आरबीआई प्रोवाइड्स फंड अगेंस्ट कोलेट्रल एट ए पेनल रेट। आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ही देता है।
बैंकों को, ऐसे बैंकों को, वो जो होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टाइप में। और जो ये सही है कि आरबीआई प्रोवाइड्स फंड अगेंस्ट कोलेट्रल एट ए पीनल रेट। कोलेट्रल भी देना होता है बैंकों को, तभी तो वो सॉल्वेंट होना चाहिए, इसीलिए तो। अगर कोलेट्रल होगा उसके पास, मतलब वो सॉल्वेंट है, उसके पास है बैकिंग के लिए कुछ। तो वो क्या है कि पिन उस पे भी पीनल रेट लगता है, रेपो रेट से ऊपर की रेट देनी पड़ती है उनको, ऐसे अगर ऐसा शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए उनको, बैंकों को। तो इसमें ओनली 3 सही हो जाएगा। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन ऑफ फॉर बैंक रन। बैंक रन के लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? कस्टमर विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स फियरिंग द बैंक विल रन आउट ऑफ रिजर्व, तो ये सही बात है। बैंक आर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, द बैंक हैज़ गॉन बैंक। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 79A। 79 में सिर्फ ए है, ये तो बैंकरप्ट में को बैंक रन नहीं बोलेंगे। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा कि बैंक रन क्यों नहीं बोलेंगे। तो जो है, ए बैंक रन इज अ सिचुएशन दैट अकर व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बैंक कस्टमर विदड्रॉ देयर डिपॉजिट्स साइमल्टेनियसली ड्यू टू कंसर्न ऑफ बैंकर्स सॉल्वेंसी। डाउट है उस पर कि सॉल्वेंसी क्या है? सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी टू मीट द इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विच एसेंशियल से टू स्टे इन बिजनेस में रहने के लिए उसको जो लॉन्ग टर्म उसकी जो लाइबिलिटीज़ है बैंक की, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो बैंक वो क्या है, इंसॉल्वेंट हो रहा है वो बैंक, और तो बैंक रन की सिचुएशन हो जाएगी। और फिर प्रोबेबिलिटी, as more and more people withdraw the funds, the probability of a default increases, thereby prompting more people to withdraw their deposits. In extreme case, the bank's reserve may not be sufficient to cover the withdrawals. A bank run is typically the result of panic, with which can lead to default. In such situation, RBI by the commercial banks as a guarantor and extend loans to ensure solvency of the bank. वैसे टाइम पे जो है RBI आ जाता है और उसको हेल्प करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। RBI और टू द रेस्क्यू ऑफ बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट दैट इज सॉल्वेंट हैज नॉट गॉन बैंकक्रप्ट। तो वो जो बैंकक्रप्ट नहीं गया है उसको ही सॉल्व करता है, ये तो हम कब से बोल रहे हैं। तो इसका जो है यही है। तो वो जो बैंकक्रप्ट हो गया है उसको तो नहीं हेल्प करेगा, वो उसकी जो है शट डाउन कर देगा उसकी जो एक्टिविटीज़ है। फिर है आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर पार्ट ऑफ आरबीआई एक्टिंग एज अ बैंकर ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई मेंटेन्स अकाउंट ऑफ वेरियस सेंट्रल फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फॉर इंडिया। RBI act as a advisor to the government on monetary and banking related matters. RBI provide ways and means advances to government. RBI float loan and manage them on behalf of government. तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3। तो इसमें RBI क्या है, लोन नहीं देता है इसको। तो RBI, when RBI floats loans on behalf of government, then it is acting as a debt manager ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब आरबीआई यहाँ बैंकर नहीं, फिर एज अ बैंकर काम नहीं कर रहा है, जब उसके लोन्स को फ्लोट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वो डेट मैनेजर हो गया, फिर वो डेट मैनेजर। ठीक है। तो आरबीआई उस टाइम डेट, वैसे चीज सिचुएशन में डेट मैनेजर एक्ट करेगा, ना कि बैंकर। ये लिखा है ना, या कि आरबीआई एक्ट जो है एक बैंकर कैसे, कौन कौन सिचुएशन में कौन कौन से फंक्शन करता है एज अ बैंकर। तो एज ए बैंकर तो ये फर्स्ट 3 करता है, और ये डेट मैनेजर एज अ डेट मैनेजर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये 80 हो गए, नेक्स्ट वीडियो में हम 100 कवर कर लेंगे, तो स्टे ट्यून।